हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता होगा और आप इसे पढ़ते होंगे, है कि नहीं। कल आप लोगों को मैंने जैसे बताया था, कल के अपने टॉपिक क्या थे बेटा, कि अपन ने कल डिस्कशन किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पर, है कि नहीं। कितने टाइप के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड? 4 टाइप के होते हैं, है कि नहीं। कौन कौन से हैं? ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड या उसी को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, और चौथा था अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, है कि नहीं। मेटेलिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कर्नेल होते हैं, ठीक। और कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम्स होते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है। फिर आप लोगों को बताया था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है फर्दर उसको 3 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे बेटा? मॉलिक्यूल्स के नेचर के बेसिस में। यदि मान के चलो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और यदि मान के चलो मॉलिक्यूल्स कैसा है बेटा, पोलर है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। और यदि मान के चलो किसी मॉलिक्यूल्स में, यदि मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उस टाइप के अपन के सॉलिड को अपन क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। क्लियर है। तो कल हमने उसके बारे में डिस्कशन कर चुका था। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस, या इसी को अपन बोलते हैं बेटा स्पेस लैटिस। क्लियर है। अब क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस होता क्या है, ठीक। यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन को देखिए, पहले अपन इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, है कि नहीं। यहाँ पे आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ही अपन किसके थ्रू प्रेजेंट करते हैं बेटा, पॉइंट्स के। क्लियर है। किसके थ्रू प्रेजेंट करते हैं अपन इसको, पॉइंट्स के। ठीक है। तो इन पॉइंट्स का 3D में जो रिप्रेजेंटेशन है या अरेंजमेंट है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल लैटिस। उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। एक बार फिर से समझिए कि अपन ने ये सोच लिए कि बहुत सारे पॉइंट्स ले लिया या बहुत सारे बॉल्स ले लिया, उस बॉल्स को अपन ने 3D में क्या किया बेटा, अरेंज करना स्टार्ट किया। क्लियर है। तो वो जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को ही अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टल लैटिस। अब प्रत्येक बॉल को अपन क्या कर रहे हैं बेटा, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू, है कि नहीं। तो एक नए क्रिस्टल की क्या आती है बेटा, ज्योमेट्री आपके सामने आती है। जैसे मान के चलो, लेट्स डिस्कशन, यहां पे अपन बात करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर अपन बात करें, है कि नहीं, तो जैसे यहां पे अपन ने 6 पॉइंट ले लिया इस टाइप से। क्लियर है। ये सारे पॉइंट्स कहां पे बेटा, 3D में। ठीक है। इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे मैंने और 6 पॉइंट्स ले लिए इस टाइप से। क्लियर है। अब इन पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसको मिला रहा हूं। तो ये जो अरेंजमेंट है पॉइंटों का, इस प्रकार का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है बेटा, स्पेस लैटिस। या इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल लैटिस। अब इन लैटिस पॉइंट्स को अपन मिला रहे हैं बेटा स्ट्रेट लाइन के थ्रू। क्लियर है। इस टाइप से। अब इसको अगर अपन मिला दें तो ये इस प्रकार से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। क्लियर। तो अपन को क्या समझ में आ रही है, यहां पे अपन को एक ज्योमेट्री समझ में आ रही है। क्लियर। मतलब कोई भी ज्योमेट्री अपन को कब मिलती है, जब 3D में जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को किसी लाइन के थ्रू अपन क्या करते हैं बेटा, कनेक्ट करते हैं। क्लियर है। तो अपन को ये जो ज्योमेट्री अपन को मिल रही है, इस ज्योमेट्री को ही अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। पर ये वास्तव में जो ज्योमेट्री है ये किसका अरेंजमेंट है बेटा, पॉइंट्स का। क्लियर। किसका अरेंजमेंट है, पॉइंट्स का। क्लियर है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस एंड, क्या बोलते हैं इसको, इस पॉइंट्स को अपन, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको अपन बेटा, लैटिस पॉइंट्स। ठीक है। एंड रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सच एज एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। क्लियर। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पे बनाया है, ये पॉइंट किसको कहला, इसको क्या कहते हैं बेटा, लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको अपन,
लैटिस पॉइंट। क्लियर। और ये लैटिस पॉइंट किसको डिनोट करती है बेटा, ये डिनोट करती है बेटा एटम्स को, ठीक, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और आयंस को। क्लियर। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इन पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इन पॉइंट्स को अपन, लैटिस पॉइंट, ठीक। इसके पहले अपन ने क्रिस्टल लैटिस के बारे में जाना था, है कि नहीं, लैटिस पॉइंट्स के बारे में जाना था। अब वी आर डिस्कशन अबाउट यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, इसको पहले मैं डिफाइन करूं उसके पहले मैं थोड़ा सा एक मान के चलो एग्जांपल से इसको समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, है कि नहीं। जैसे बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जब मान के चलो आपका मान के चलो घर बनता है कि नहीं, तो घर बनते समय एक जो रूम होता है उस रूम को अपन क्या मान लेते बेटा, उस पूरे रूम को अपन उस रूम को मान लेते बेटा स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस मान लेते हैं, ठीक है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि रूम जो है वो किससे बनता है, छोटे छोटे ब्रिक्स से। क्लियर है। छोटे छोटे ब्रिक्स को आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है, तब जाके पूरे एक रूम का क्या होता है बेटा, निर्माण होता बनता है। क्लियर है। तो अपन क्या बोलेंगे कि आपका जो रूम है वो क्या है बेटा, क्रिस्टल लैटिस, या उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस। और वो जो ब्रिक है उस ब्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे बेटा, यूनिट सेल। क्लियर। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जब छोटे छोटे ब्रिक्स को आप इस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनली अरेंज कर रहे हैं, तब जाके किसका निर्माण हो रहा है बेटा, क्रिस्टल लैटिस का निर्माण हो रहा है। क्लियर है। तो उस क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है, थ्री डायमेंशनल पोर्शन, उस थ्री डायमेंशनल पोर्शन को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट सेल, है कि डिफाइन करते हैं इसको, द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट स्पेस लैटिस which when repeated over and again in different direction produces the complete lattice is called unit cell। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट स्पेस लैटिस, मतलब किसी कंप्लीट स्पेस लैटिस का जो स्मॉलेस्ट छोटा पार्ट जो होता है और कैसा होता है वो थ्री डायमेंशनली, उसको ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट सेल कहते हैं, कि नहीं। अब जैसे अगर मान के चलो, अगर अपन एक डायग्राम अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो यहां पे देखें, ठीक है। तो अगर अपन इसको अच्छे तरीके से देखें तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इसका जो स्मॉलेस्ट है जो पोर्शन है, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो है वो इस टाइप का दिखाई देगा आपको। क्लियर है। इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को ही अपन क्या बोलेंगे बेटा, यूनिट सेल। क्या बोलेंगे इसी को अपन, यूनिट सेल, ठीक है। अब उसके बाद इसमें अगला पॉइंट क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। तो जो एक यूनिट सेल होता है, अब यहां पे देखिए, क्लियर है। तो ये आपको एक यूनिट सेल दिख रहा है। इस यूनिट सेल की बेटा तीन एजेस होती हैं। इसको अपन ए से डिनोट कर रहे हैं, इसको अपन बी से डिनोट कर रहे हैं, और इसको अपन बेटा सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और इनके बीच में इंटरफेशियल एंगल है ना, तो याद रखना ए एंड बी के बीच में कौन सा एंगल आएगा बेटा, गामा, ठीक है। बी एंड सी के बीच में कौन सा एंगल आएगा बेटा, अल्फा, ठीक है। और ए एंड सी के बीच में कौन सा एंगल आएगा बेटा, बीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर अपन यूनिट सेल की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होती है बेटा, एज होती है जिसको डिनोट करते हैं ए बी एंड सी से, और दूसरी क्या होती है बेटा, इंटरफेशियल एंगल। इस इंटरफेशियल एंगल को अपन कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा से। क्लियर। और इनके डिफरेंस से टोटल कितने टाइप की यूनिट सेल्स बनती है बेटा, 7 टाइप्स की, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं।
अभी आप लोगों को मैंने यूनिट सेल के बारे में बताया था, है कि नहीं, और मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट सेल होती है कि नहीं, उस यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स होते हैं, है कि नहीं, 3 एज लेंथ ए बी एंड सी, ठीक है, और उनके बीच में जो इंटरफेसियल एंगल होते हैं जिनको कैसे डिनोट करते हैं अपन, अल्फा बीटा एंड गामा से, क्लियर है। तो उनमें जो चेंजेस आता है, जैसे एज लेंथ में अगर चेंज आ रही है या इंटरफेसियल एंगल में चेंज आ रहा है, तो उसके बेसिस में टोटल कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, 7 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस्ड अपॉन द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल देयर आर 7 टाइप ऑफ there are 7 type of unit cell. These are also called crystal system. इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, या इसी को अपन क्रिस्टल हैबिट्स भी बोलते हैं, है कि नहीं। अब कौन कौन से हैं, है कि नहीं, तो ये चीज याद रखना बेटा, कई बार कंपटीशन में भी पूछ लेता है और कई बार जनरली ऐसा भी पूछ लेता है कि नहीं। तो सबसे पहला था क्यूबिक। क्यूब की स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी है। क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि तीनों जो एज लेंथ होती है वो कैसी होती है, इक्वल, ए इक्वल बी इक्वल सी, और तीनों ही एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं बेटा, 90 डिग्री के। सेकंड वाला जो होता है ये होता है बेटा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। कैसा होता है बेटा, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या क्या इक्वल होती है, टेट्रागोनल में ए एंड बी दोनों एज आपस में इक्वल होती है, पर नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये सी के इक्वल नहीं होंगे, परंतु इनके बीच के जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, ये कैसे होते हैं बेटा, 90 डिग्री के होते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार थर्ड वाला जो आता है इसको अपन बोलते हैं बेटा आर्थोरोम्बिक और रोम्बिक, ठीक है। तो आर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, इनकी एज लेंथ अगर देखें तो तीनों ही एज लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती है कि नहीं। जस्ट लाइक माचिस, आपने देखा माचिस, क्लियर है। तो माचिस में क्या होता है कि ये तीनों एंगल, तीनों एज लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती है, क्लियर है। परंतु इनमें अल्फा बीटा एंड गामा सभी के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। आर्थोरोम्बिक को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, रोम्बिक, और ये किसके समान स्ट्रक्चर इसकी, जस्ट लाइक माचिस, ठीक है। उसके बाद मैच बॉक्स। फोर्थ वाला क्या बेटा, मोनोक्लिनिक। फोर्थ वाला क्या है, मोनोक्लिनिक। इस मोनोक्लिनिक में आप क्या देख रहे हैं कि तीनों जो एज लेंथ है ये इक्वल नहीं होती है, ठीक है, तीनों एज लेंथ इक्वल नहीं होती। साथ में इसमें अल्फा एंड गामा ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, किसके, 90 डिग्री के। परंतु बीटा जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक, याद रखना इसमें मोनोक्लिनिक में कि इसमें अल्फा एंड गामा दोनों 90 डिग्री के होते हैं, परंतु बीटा नॉट इक्वल टू 90, क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ आता है अपना ट्राइक्लिनिक। इसको बोलते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिक। अगर किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइक्लिनिक। क्यों बोलेंगे अपन, क्योंकि इस तीनों की देखो, तीनों ही एज लेंथ इक्वल नहीं होती है, और साथ में तीनों एंगल्स भी जो है ये ना तो इक्वल होते हैं और ना ही 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होते हैं। आई बात समझ में, इसलिए इसको अपन बोलते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल। किसको बोलते हैं बेटा, ट्राइक्लिनिक को। क्यों बोलते हैं, समझ में आ गई बात, कि तीनों ही एज लेंथ इक्वल नहीं होती है, साथ में तीनों जो एंगल्स जो होते हैं वो आपस में ना तो इक्वल होते हैं और ना ही 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं रोम्बोहेड्रल, या इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइगोनल। तो इस रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में क्या होता है कि ए बी एंड सी तीनों एज लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है कि नहीं, तीनों एज लेंथ इक्वल होती है। साथ में क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि अल्फा एंड बीटा ये दोनों आपस में इक्वल है, और गेमा ये तीनों एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, परंतु ये तीनों जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, मतलब ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। 90 डिग्री को छोड़कर कोई दूसरे एंगल हो सकते हैं कि नहीं, और तीनों कैसे होंगे, समान। अब लास्ट वाली जो आती है इसको अपन बोलते हैं बेटा हेक्सागोनल। इसको क्या बोलते हैं अपन बेटा, हेक्सागोनल, ठीक है। ए और इसमें क्या होता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल आपने स्ट्रक्चर देखा था जो हमने बनाया था, तो उसमें दो साइड जो होती है, जो दो साइड लेंथ कौन सी, ए एंड बी, ये दोनों कैसी होती है, इक्वल, परंतु जो तीसरी जो साइड लेंथ होती है कि नहीं, वो इक्वल नहीं होती है, ठीक है। साथ में क्या है, इनके बीच के जो एंगल होते हैं, मतलब अल्फा एंड बीटा ये दोनों कैसे होते हैं, 90 डिग्री के, और इसमें एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा, 120 डिग्री का होता है, क्लियर। इसमें एक चीज और याद रखना, हाँ, अभी आगे आपको मैं ब्रेविस लैटिस के बारे में बताऊंगा, अभी कोडवर्ड याद रखेंगे आप, है कि नहीं।
3242111 है कि नहीं, ये कोड वर्ड है, इसको आप याद रखना 3242111। टोटल काउंट कर लीजिए 32, यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्रेविस, क्लियर है, ब्रेविस लैटिस। कितने ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं देखिए 3 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी ब्रेविस लैटिस आर प्रेजेंट, तो आप बोलेंगे 14। कितने बोलेंगे आप 14, क्लियर। ठीक है, अब इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं कि नहीं, कितने टाइप के होते हैं 7 टाइप के। कौन कौन से, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक, टेट्राहेड्रल, ठीक, उसके बाद आर्थोरोम्बिक, ठीक, उसके बाद मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, उसके बाद रोम्बोहेड्रल या इसी को ट्राइगोनल बोलते हैं, और लास्ट वाली जो थी वो हेक्सागोनल थी, है कि नहीं। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है या अपन नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बेटा, टाइप ऑफ लैटिस, मतलब लैटिस कितने टाइप के होते हैं, क्लियर है, मतलब कितने टाइप के लैटिस होते हैं। कितने टाइप के लैटिस होते हैं बेटा, 2 टाइप के, एक होता है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, और दूसरा जो होता है नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं या सिंपल यूनिट सेल किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्लियर है। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, इसे द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कहां पे होते हैं बेटा, कॉर्नर्स में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कहां पे होगा, इसमें कॉर्नर्स में होगा, आर कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। अब जैसे मान के चलो अगर मैं बनाऊं तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, मतलब सिंपल यूनिट सेल में ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे होगा बेटा, ओनली और ओनली फॉर, कहां पे होगा, कॉर्नर्स में। कहां पे होंगे बेटा, ओनली कॉर्नर्स में, ठीक है। इस टाइप के यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कहां पे होंगे बेटा, कॉर्नर्स में होंगे, ओनली कहां पे होंगे, कॉर्नर्स में। जबकि यहां पे देखिए दोस यूनिट सेल इन विच द constituent particles are not present only at the corner, देखिए only at the corners but also at some other position, है कि नहीं। मतलब इस टाइप की यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है ये ओनली कॉर्नर्स में नहीं होता, कॉर्नर्स के अलग भी हो सकता है कि नहीं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल जो है ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब इनको 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला आता है बेटा फेस सेंटर्ड, दूसरा आता है बेटा बॉडी सेंटर्ड, और उसके बाद लास्ट वाला जो आता है इसको अपन बोलते हैं बेटा इन सेंटर्ड। क्या बोलते हैं इसको अपन, इन सेंटर्ड। अब देखिए फेस सेंटर्ड जो होता है, फेस सेंटर्ड में क्या होता है देखिए जरा, मतलब इसमें ये यूनिट सेल है, क्लियर। इस यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर में तो होते ही हैं, ये दिखाई दे रहा है आप सभी को कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है कॉर्नर में है, बिल्कुल है, ये समझ में आ रहा है आपको। परंतु कॉर्नर्स के अतिरिक्त इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, इसमें जो टोटल फेस होती है उस फेस के बीच में भी होता है, उसके सेंटर में भी होता है कि नहीं। अब मुझे बताइए कि एक क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, 6, तो इनके 6 फेस में भी क्या होते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, क्लियर है, इस टाइप से, क्लियर है। तो अपन क्या बोलेंगे कि अब बताइए जरा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर में नहीं है, कॉर्नर के अतिरिक्त किसके में बेटा, इसके फेस में भी है। इसलिए ये किस टाइप का यूनिट सेल होगा बेटा, सेंटर्ड यूनिट सेल होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, क्लियर है,
बॉडी सेंटर्ड में भी क्या होता है, ध्यान दीजिए बेटा, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं बेटा, कॉर्नर्स में होते हैं। और कॉर्नर्स के अतिरिक्त एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है कहाँ पे होता है बेटा, सेंटर्ड में होता है। क्लियर है? इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको अपन, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद अपन इन सेंटर्ड की बात करें तो इन सेंटर में देखिए आप, क्लियर है, इन सेंटर्ड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है ये कॉर्नर्स के अतिरिक्त, ये कॉर्नर्स में तो होते ही हैं, पर कॉर्नर्स के अतिरिक्त किसी एक फेस, किसी एक अपोजिट फेस का जो पेयर होता है उनके बीच में होता है। जैसे मान के चलो इसका अपोजिट फेस कौन सा होगा, ये, इस ऊपर वाले का अपोजिट फेस कौन सा होगा, नीचे वाला, फ्रंट वाले का अपोजिट फेस क्या होगा बेटा, बैक वाला। तो कोई भी एक अपोजिट फेस, जैसे मैंने ये यहाँ पे वाला फेस लिया, ये वाला फेस चॉइस किया, तो इसका अपोजिट फेस कौन सा होगा बेटा, ये होगा। इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, एंड सेंटर्ड, है कि नहीं। तो अब आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, है कि नहीं, कि इसमें क्या होता है कि इसमें चलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स में नहीं होते, कॉर्नर्स के अतिरिक्त अदर पोजीशन में भी होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? तो ये दो टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ लैटिस के बारे में आपने जाना, टाइप ऑफ लैटिस, लैटिस कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं, सिंपल यूनिट सेल और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कहां पे होते हैं बेटा, कॉर्नर्स में, ओनली कहां पे होते हैं, कॉर्नर्स में। ठीक है, जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कहते कॉर्नर्स में ही नहीं होते, इसके अतिरिक्त तो दूसरे प्लेसेस में भी होते हैं। क्लियर है? अब जो जब भी मैंने ब्रेविस लैटिस के बारे में बात किया था, जैसे क्यूबिक, आपको बताया था मैंने वहां पे कि क्यूबिक में टोटल कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं, 3। तो वो 3 कौन से होते हैं बेटा, एक सिंपल वाला होता है और ये दोनों। आगे बस समझ में। तो ऐसे ही बाकी जो सातों होते हैं, सातों में डिफरेंट डिफरेंट नंबर में क्या होते हैं बेटा, इस प्रकार के यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान के चलो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, है कि क्यूबिक में कितने होते हैं, 3। ठीक, टेट्राहेड्रल में कितने होते हैं, 4। ठीक, उसके बाद खैर वो तो आपको मैंने बता चुका हूं।